अगर वर्डिंग ऑन, अगर ये सारी वैल्यूज आ जाएगी तो आप लोगों ने कभी सोचा है कौन सी नंबर रियल नहीं होती? एग्जाम्पल, विच इरेशनल भी रियल होती है, जीरो भी रियल होती है, जीरो भी रियल है, एक्स वाई जेड नंबर ही नहीं होती, वेरिएबल होते हैं वो। कुछ कुछ सही, और रूट की भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो रियल नहीं होती। पहला है, रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है इट्स नॉट रियल, और एक जिसके डिवाइड में जीरो हो वो नॉट रियल। किसी की पावर इंफिनिटी हो प्लस इंफिनिटी, वो भी नॉट रियल। तो रियल नहीं होंगी ये तीन कैटेगरी, ध्यान रखना, अगर जरूरत पड़ जाए तो काम आ सकती हैं। रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव, नॉट रियल। किसी के भी डिनोमिनेटर में जीरो, नॉट रियल। किसी की भी पावर प्लस इंफिनिटी, नॉट रियल। अब इस सेट में आगे जाने से पहले मैं आपको दो तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं उनका मतलब बता दूं, फिर मैं आगे चलता हूं सेट में क्या है, क्या मतलब है, क्या सेंस है। फर्स्ट है ब्रैकेट, ये कहलाता है x बिलोंग्स टू 2 to 8। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2 इंक्लूडेड होगा और 8 तक होगी। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। जब बिग ब्रैकेट लग रहा हो, बिग ब्रैकेट हो, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और अगर आप ये बोल दो x बिलोंग्स टू 5 और यहां 7 स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7, इंक्लूड नहीं होगी 5। और इस स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल। और अगर एक तरफ मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, एक तरफ अगर मैं क्लोज लगा दूं और दूसरी तरफ मैं छोटा ब्रैकेट लगा दूं, दूसरी तरफ मैं स्मॉल लगा दूं, इसका मतलब x की वैल्यू 2 इंक्लूडेड है, 2 से लेकर 10 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन 10 होगी। एक तरफ बिग लग रहा है, एक तरफ स्मॉल लग रहा है, इसलिए एक तरफ बिग दूसरी तरफ स्मॉल, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। तो ब्रैकेट में फर्क समझ में आ गया? बिलोंग्स टू साइन को, ये जो ई बन रहा है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, या तो बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। जरूरत पड़ने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना, एक आप लोगों से ऐसी जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक मतलब नॉर्मल आपकी मैथ्स की टेक्निकल लेवल चेक कर रहा हूँ। अगर मैंने -1 की पावर x-1 लिख दी और आपको x की वैल्यूज बोला कि आप नेचुरल नंबर में से, पूरी पूरी नंबर में से कुछ भी पुट करो, तो बता सकते हो क्या आंसर क्या आएगा? अच्छा और, अच्छा और, अच्छा और, अच्छा और, अच्छा और, अच्छा और एक का भी सही नहीं है। कोई और? चलो आओ जादू देखते हैं, एक जादू, मैजिक। पहले मैं एक्स की सबसे पहली वैल्यू रखता हूँ 1, रख दूं 1। 1 - 1 कितना हुआ? किसी की पावर 0 तो आंसर कितना आता है? एक, तो 1 आ गया। अब मैंने दूसरी वैल्यू रखी 2। 2 - 1 कितना होता है? -1 की पावर 1 कितनी होगी? दूसरी वैल्यू आ गई -1। फिर मैंने वैल्यू रख दी 3। 3 - 1 कितना हुआ? -1 की पावर 2, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, 1, वापिस 1 आ गया। फिर मैंने 4 रखा, 4 - 1 कितना हुआ? -1 की पावर 3, -1 इंटू -1 इंटू -1। क्या मैं कह सकता हूं क्या, जब मैं ऑड नंबर रख रहा हूं जब तो 1 आ रहा है, जब मैं इवन रख रहा हूं तब भी -1 आ रहा है, यानी हमेशा आंसर क्या आएगा?
1 + 1 या ध्यान रखना है क्वेश्चन सीए वालों को बहुत पसंद आता है, इसका आंसर यही 2 नंबर आएगी। ये कम से कम 2 बार फाउंडेशन में आ चुका। दिखने में बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। क्या आ रहा है क्या आगे आपके? सर क्लोज इंटरवल में स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यू इंक्लूडेड होती है क्या? हाँ होती है, क्लोज में इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। एक्स 2 के इक्वल भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी होगा, और 8 के इक्वल भी हो सकता है और 8 से छोटा भी होगा। क्लोज में इंक्लूडेड है, ओपन में इंक्लूडेड नहीं है। अब आओ सेट का छोटा मोटा हल्का फुल्का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको, रिप्रेजेंट कैसे करना है सेट को, फिर अपन चलेंगे टाइप पर। थ्योरी प्रैक्टिकल है, लेकिन इजी है सेट, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करे, परेशान करे। एग्जाम में अगर आप थोड़ी सी थ्योरी प्रैक्टिकल पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आते। टफ नहीं है सेट, रिलेशन भी टफ नहीं है। टफ पड़ेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत 20% फंक्शन टफ, बिल्कुल लास्ट में जाकर। सेट रिलेशन फंक्शन पूरा चैप्टर ये है, अगर आप अपनी नोटबुक में देखोगे तो वही 5-6 क्वेश्चन, दो 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 मान लो, 2 1 3 मान लो, ऐसे 5-6 क्वेश्चन। सेट में से 2 आते ही आते हैं, एक रिलेशन में से आ जाए तो ठीक, नहीं तो 3 फंक्शन में से आते हैं। चलें आगे। अब आओ सेट का रिप्रेजेंटेशन। सेट को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड का नेम है रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक लाइन लिख के दी, मेक अ सेट, मेक अ सेट of all the letters of the word mathematics. Make a set of all the letters of the word mathematics. अब आपको मैथमेटिक्स में जो जो लेटर है उनका सेट बनाना है, मतलब उनको कर्ली ब्रैकेट में शो करना है। बताओ मुझे सबसे पहले कौन सा लेटर है? एम के बाद कौन सा लेटर है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, रिपीट मत करना, दोबारा एम नहीं लिखना, दोबारा ए भी मत लिखना, दोबारा टी भी मत लिखना। और ये जो अपन ने बनाया है इनके बीच में कॉमा लगता है, कॉमा लगा लगा कर आपको रिप्रेजेंट करना है। और सेट को नॉर्मली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। मेरा ख्याल है ज्यादा टफ नहीं है। इसको डिनोट नाम देते हैं ना, जैसे किसी को सेट, अलग अलग खूब सारे सेट होंगे तो पहचानेंगे कैसे कौन सा सेट कौन सा है? पूरे पूरे थोड़ी बोलेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको नाम दे दिया मैंने, ये है, ए से डिनोट कर दिया, बी से डिनोट कर दिया, सी से डिनोट कर दिया। डिनोट करने का लेटर है कि इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। तो अगर जरूरत पड़ जाए तो आप ऐसा बना सकते हो। सेट में पता लग गया, कॉमा लगाकर रिप्रेजेंट करना है। ये रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल है, सेट बिल्डर फॉर्म का उधर दूंगा। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग सबको याद है क्या? मैथमेटिक्स, हमारे एक बहुत साल पहले एक सर थे, उन्होंने ऐसे याद कराई थी। एक ही नाम का आदमी अपने तरफ दोनों तरफ मैट बिछाए आईसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। बहुत साल पहले का, पता नहीं मेरे को कितने साल पहले की बात है, एक टीचर ने ऐसे याद कराई थी। ही नाम का आदमी अपने दोनों तरफ मैट बिछाए आईसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। चलें आगे।
इसी रोस्टर फॉर्म में एक चीज और क्लियर कर दूं आपको। जैसे सपोज कोई सेट दे रखा है 1, 2, 3, आपने 1, 2, 3 लिखने के बजाय 3, 2, 1 लिख दिया। किसी ने 3, 2, 1 लिखने के बजाय 2, 1, 3 लिख दिया। किसी ने 1, 3, 2 लिख दिया। इन सब का मतलब सेम है, ये सब एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत होना, इनका ऑर्डर बदल सकते हो। है वही सारे एलिमेंट, जो एलिमेंट इसमें वही इसमें, वही सारे इसमें वही सारे इसमें। इसमें भी वही 3 है, इसमें भी वही 3 है, इसमें भी वही 3 है, इसमें भी वही 3 है। पोजीशन चेंज होने से, उनका ऑर्डर चेंज होने से सेट नहीं बदल जाता। दीज ऑल आर इक्वल सेट, ये सारे के सारे इक्वल सेट है। कहीं पर भी पलट दो, आगे पीछे कितना भी लिख दो, बस इससे ज्यादा मत लिख देना। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूंगा तो ये इक्वल नहीं होगा। जो एलिमेंट ऊपर आ रहा है वही नीचे आने चाहिए, जितने उसमें उतने ही इसमें होने चाहिए, तो ये सेट एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो मैथमेटिक्स में भी मैंने लिखा था M80, अगर मैं ATM भी लिख दूंगा तो एक ही बात है। M80 की जगह मैं ATM लिख दूं तो भी बात वही है सारे वही लेटर्स। ठीक है, याद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो रोस्टर फॉर्म में आपको ध्यान रखने की है, जैसे सपोज ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 5, 7, 9, 10 फॉर एग्जाम्पल। यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा 5, ये लगाया बिलोंग्स टू ए। क्या 5 ए में है? क्या 5 ए में है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं लिखूं 7 ए में है क्या, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। मैं बोलूं 8 ए में है क्या, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इट्स नॉट करेक्ट। अगर मैं लिखूं 11 ए में है क्या, और नहीं है तो ऐसे लिख दूं 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो क्या 11 ए में नहीं है क्या, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। तो जो सेट से बिलोंग कर रहा है उसके लिए बिलोंग्स टू, जो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा वो नॉट बिलोंग्स टू। याद रहेगा, छोटी सी बात है, सिंपल सा नोटेशन है। तो रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड ये सारी बातें ध्यान रख लेना। अब चलता हूं मैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। चलूं? कई लोग अभी भी मोबाइल मोबाइल की दुनिया में ही जी रहे हैं। आया जिसको मैंने बोला उस सुन लिया, उसने समझ गया वो। रोस्टर में ही बता रहा हूँ, सब कुछ रोस्टर का ही पार्ट है। रोस्टर में ही जो जो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जरूरत पड़ सकती है इन बातों की। सब रोस्टर का एक और लास्ट इंफॉर्मेशन रोस्टर फॉर्म की बता दूं, उसके बाद आप ये ध्यान रखो। एक तो अरे रे 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 रे, कई लोग अपनी कॉपी में ब्रैकेट ये लगा रहे हैं, ये मत लगाना। सेट में ब्रैकेट करली लगेगा। मेरा करली है लेकिन वो मेरी इतने साल की हैबिट हो गई इसलिए मैं बना देता हूं। लास्ट वाला एक खराब होने से आप सबको ऐसा मान लोगे वो भी केवल ये है। अरे बस भाई, अरे सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। करली ब्रैकेट ही बनाना है भैया, करली ही बनाना है, ध्यान रखना। बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, 10-20 बार बना लेना अगर नहीं बन रहा हो तो। यहां पर भी करली बनाना है। तनिष्क का नाम तो सही निकाला था जिसने। चले आगे। नेक्स्ट रूल, सपोज आपको ये एक बी सेट दे रखा है जिसमें दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। जरा काउंट करना इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं क्या। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी इज इक्वल्स टू 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 6। एन लगा के और काउंटिंग करके लिख दो। जैसे मैं आपका कौन सा है, आपका GCF 12, तो GCF 12 स्टूडेंट्स में बोलूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन GCF 12, सपोज आपके 40 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, इज इक्वल्स टू 40। अब एक तरीका तो ये, नंबर अगर केवल नंबरिंग देनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अगर मुझे पूरा सेट बनाना है तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, GCF 12 इज इक्वल्स टू, फिर नाम लिखने पड़ेंगे। आपका क्या नाम है? कृष्णा। फिर आपका नाम? कुणाल। आपका नाम? रवि। ऐसे मेरे को पूरे सेट बनाने पड़ेंगे।
तो ये सेट फॉर्म हो गई। और काउंटिंग केवल पूछिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, आपके सेट में 40 स्टूडेंट है, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो 40। तो ये है डिनोट करने का, इसको बोलते हैं, इस एन से बोलते हैं कार्डिनल नंबर, इस सेट की कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर इन दिस सेट। कार्डिनल मतलब काउंट करके बतानी है कितने एलिमेंट है उस सेट में। जैसे अगर मैं पूछूं एक सेट है वॉवल्स का, तो वॉवल्स की कार्डिनल नंबर क्या होगी, कितने वॉवल्स होते हैं। अगर मैं बोलूं एक सेट है अल्फाबेट्स का, अल्फाबेट कितने होते हैं, तो उसकी कार्डिनल नंबर होगी 26। एक सेट है जो नेचुरल नंबर है लेकिन 10 से कम है, तो कितने कार्डिनल नंबर होगी, एक नेचुरल नंबर जो 10 से कम है, तो उसकी कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में रिपीट कैसे होंगे, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट करवाया था कभी मैंने मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में मैंने बोला था कि एम 2 बार आ रहा है 2 बार लिख दो, ए 2 बार आ रहा है 2 बार लिख दो, तो रिपीट नहीं हो सकते। अपनी क्लास में दो सेम एक जैसे थोड़ी है हुबू, दो तनिष्क को क्लास में। ठीक है, अब आ जाओ अपनी दूसरी फॉर्म। दूसरी फॉर्म का नाम मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। ये फॉर्म थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है इसको प्रेजेंट करने में, लेकिन आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना सा याद रखना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन पहचान लो, इसका मतलब क्या है। तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था वो दिया था क्या, एक्स, ये क्या लिखा था मैंने, मेक अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, है ना। अब मैं इसी को इस फॉर्म में चेंज करके बता रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके बता रहा हूं। उस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी देख लो। क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म की हमेशा स्टार्टिंग करनी है एक्स और ये साइन लगाकर एक्स। वैसे तो मैथ्स का साइन तो रेशियो है, बट अपने सेट की फॉर्म में इसको बोलते हैं, अगर बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहो तो एक्स वेन एक्स, और थोड़ी सी हार्ड इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो एक्स सच दैट एक्स। आगे लिख रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। करूंगा भाई, खत्म तो होने दे लाइन। ये बंद हो गया, ये पूरा है इसका मतलब। ये जो अपन ने आंसर दिया था अभी मैथमेटिक्स का, MATHEICS लिखा था ना, ये इसकी अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इससे अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाना चाहूं, तो मुझे इस तरह से लाइन लिखनी है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ स्टार्टिंग में ये लाइन फिक्स है, आएगी आएगी। अब एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये बनाने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चारों ऑप्शन इस तरह से दे रखे हो तो आप उस लाइन को पढ़कर उस लाइन का मतलब तो समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ लाइन लिख दूं, आपको सोचो, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2n। सोचना थोड़ा, थोड़ा सा आपको परेशान करूंगा अब। जरा सोचकर बताओ इसका आंसर किस किस को समझ में आ रहा है। बस ये हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म का काम, अगर आपने टाइप समझ ले तो। कॉमा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। किस किस को ये सॉल्यूशन इसका समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, क्या है ये, चाइनीज लिख दी, कोरियन लिख दी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ एन की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, 1 भी लेनी है, 2 भी लेनी है, 3 भी लेनी है, 4 भी लेनी है, 5 भी लेनी है, ठीक है क्या। एन किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ही आता है। तो अब एक बार एन की वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे तो एक्स कितना आएगा, फिर 2 रखोगे तो कितना आएगा, 3 रखोगे तो कितना आएगा, 4 रखोगे तो कितना आएगा, 5 रखोगे तो कितना आएगा। बस यही अपना आंसर है, 2 4 6 8 एंड 10।
इतनी सिंपल लैंग्वेज को इतना सब कुछ करके लिखना पड़ता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का ऑप्शन दिया हो तो उस ऑप्शन को पढ़कर आप ये बना लोगे। इस तरह की अगर टिपिकल लाइन दे रखी हो तो उसको अंडरस्टूड मतलब दिमाग में बैठाकर इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। बस इतना ही काम है सेट बिल्डर फॉर्म का, बनाना नहीं पड़ेगा, ये कभी किसी क्वेश्चन में नहीं बनाना, लेकिन ये बने बनाए आएंगे ऑप्शन में, बस उस लाइन को समझ जाना उस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, अब आप उतार लो, अब मैं चलता हूं टाइप्स ऑफ सेट। एन की वैल्यू एक है और एक से बड़ी है, और 5 और 5 से छोटी है, तो एक से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकती है ना। 1 to 5 है तो 1 रख दिया एक बार एन की जगह, एक बार एन की जगह 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। 1 रखा तो x आ गया 2, तो 2x ही तो चाहिए अपने को, सेट में आंसर तो x ही होगा। 2 रखा तो 2 2 जा 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8, और 5 रखा तो 10। याद रह जाएगा, कॉमा कॉमा। हो जाएगा, मुझे विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं। तो विश्वास है, अगर ऐसा कुछ लाइन अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में पढ़ रही आएगी तो आपको उन सब के मतलब समझ में आ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। चलते हैं अब जरा टाइप्स ऑफ सेट पर। ये उतार लें एक बार, फिर घुमाता हूँ, घुमाता हूँ रुको। बैक पेज अपने ही हाथ में, इसमें तो स्कैन भी करके सारे ले जा सकते हो घर पे स्क्रीन। इस क्लास का तो सबसे बड़ा फायदा है, वो फिर आपके मोबाइल पर आ जाएगी, चलती रहेगी, वो सुनाई नहीं देगा, बट वो बोर्ड नजर आता जाएगा। स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है। पूरा लास्ट में करना है, जब 30-40 पेज हो जाए आपकी, लास्ट इको की हो जाए, लॉग की हो जाए, स्टैट्स की हो जाए, आखिरी में तब लेके जाना, सब एक साथ पूरी क्लास मोबाइल पे आ जाएगी। चलें आगे, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सेट। ये भी सिंपल है, लॉजिक है, फाइनाइट। वो तो सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका था। सेट ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप, दो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट बिल्डर और रोस्टर। अब सेट को टाइप कौन कौन सी टाइप के सेट है। फाइनाइट नंबर क्या होता है, जिसको काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट जो हो काउंटेबल हो। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सको वो फाइनाइट। बोलो ऑल नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हो, तो वो सेट फाइनाइट नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो काउंट कर सकते हो, 100 से छोटी सारी नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हो, तो फाइनाइट हुआ। मैं बोलूँ ऑल इवन नंबर लेस देन 1000, तो काउंट कर सकते हो, ऑल इवन नंबर लेस देन 1000, तो फाइनाइट सेट हुआ। तो जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट में एलिमेंट काउंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट में एलिमेंट काउंट नहीं होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अनकाउंटेबल एलिमेंट। जिसके एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते वो अनकाउंटेबल एलिमेंट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल इंटीजर्स, सब इनफाइनाइट है। और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, नॉट रियल नंबर भी इनफाइनाइट होगा, बहुत सारी हो सकती हैं, √-1, √-2, √-3, √-4। तो फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना थर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ढंग से। नल सेट, नल सेट, इसका दूसरा नेम और है वॉइड सेट, इसका तीसरा नेम है एम्प्टी सेट।
एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब सेट तो है लेकिन सेट में कुछ नहीं है। दैट मीन्स दिस इज योर एम्प्टी सेट, दिस इज योर नल सेट। सेट तो बनाया लेकिन सेट के अंदर कुछ नहीं रखा। इसी का एक और साइन और है, मैथमेटिशियन इसको एक और साइन से डिनोट करते हैं, और उनके लिखने की वजह यह है कि अगर आप कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन कर आओ और उसमें ये साइन बना दो, कोई दूसरा इसमें कोई नंबर लिख दे, तो आपको तो आंसर गलत हो गया। इसलिए वो क्या करते हैं, एमटी का एक मैथ्स वालों ने एक और सिस्टम बना रखा है, ये बनाओ और ये लगा दो। दिस इज योर एमटी सेट। ठीक है, मोबाइल की दुनिया सही चल रही है। इसको बोलते फाई है, बट ये एमटी सेट का ही दूसरा एग्जाम्पल है। पढ़ लिया आपने कल? फाई। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, ये एमटी सेट है क्या? ये एमटी सेट है क्या? क्या ये सेट खाली है क्या? इसका एक एलिमेंट है फाई, तो फिर खाली कैसे हुआ? फाई भी एक एलिमेंट है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट या तो ये होगा, ये एम्प्टी सेट ये होगा। अगर कोई सेट बनाकर उसमें कोई वैल्यू लिख दो तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता, याद रखना। सेट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो भी एम्प्टी नहीं है, सेट अगर खाली है तो ही एम्प्टी है। सेट और खाली हो, ये खाली है ना, जगह खाली है, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ आप बैडमिंटन खेलो, यहाँ आप चाहे टेनिस खेलो, चाहे आप यहाँ कबड्डी खेलो, ये खाली जगह है, ये स्पेस खाली रहनी चाहिए, ध्यान रखना सेट में। आगे चलें फोर्थ रूल पर। फोर्थ सिंपल है वैसे, इक्वल सेट। बोलो भाई, क्या ये दोनों सेट इक्वल है क्या? जो ए में है वो बी में होना चाहिए, जो बी में है वो ए में होना चाहिए। जो ए के पास है वो बी के पास हो, और जो बी के पास है वो ए के पास हो, तो इक्वल हो गए। ए के पास 1, बी के पास भी 1, ए के पास 5, बी के पास भी 5, ए के पास 3, बी के पास भी 3। जो ए के पास है वो बी के पास है, जो बी के पास है वो ए के पास है। ए के पास वाली सारी चीजें बी के पास है, बी के पास वाली सारी चीजें ए के पास है, इसलिए दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट है। ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। फिफ्थ है आपका इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट, इक्विवेलेंट में थोड़ा सा टाइप चेंज है। टाइप कैसे चेंज है मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे एक्स के पास है ए बी सी और डी, ये 4 एलिमेंट है, और वाई के पास एलिमेंट है 2 5 9 और 12। जरा काउंट करो, ए के एक्स के पास कितने एलिमेंट है, वाई के पास कितने एलिमेंट है? जो एक्स के पास है क्या वो वाई के पास है? जो वाई के पास है क्या वो एक्स के पास है? लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के इक्वल है ना, इसलिए दोनों कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। जितने एलिमेंट सेट एक्स में हो उतने ही एलिमेंट सेट वाई में हो, जो एक्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो उतने ही वाई के पास हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट। यानी जीसीएफ 11 में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जीसीएफ 12 में भी अगर इतने स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे तो इक्विवेलेंट सेट। बट सेम स्टूडेंट थोड़ी होंगे, जो 11 में पढ़ रहा होगा वो 12 में नहीं होगा, जो 12 में होगा वो 11 में नहीं होगा। और बाय चांस कोई नंबर एक आध सेम भी हो जाए तो भी वो इक्विवेलेंट ही होगा। अगर ये 2 5 को हटाकर मैं ए बी लिख दूं तो भी ये दोनों इक्विवेलेंट सेट ही कहलाएंगे। इक्वल सेट इक्वलेंट सेट भी बोल सकते हैं, बट इक्वलेंट सेट को इक्वल नहीं बोल सकते। बस अब मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, लास्ट और फाइनल टाइप याद रख लो, सबसेट। ये थोड़ी सी थ्योरी थी, इसको अगर आप भूल भी जाओ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये ढंग से समझ जाना। सबसेट, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आते हैं। फाउंडेशन वालों का फेवरेट टॉपिक है सबसेट।
बाद में बात करेंगे उनकी। सबसेट, सब का मतलब क्या होता है? सब क्या होता है? सब वैसे सब मतलब बना क्यों है इंग्लिश में? सब कॉर्ड, सब पार्ट, इसके अंतर्गत। अच्छा, जैसे सेट बनाया मैंने 257, इसके एलिमेंट दे दिए। इस 257 को तोड़ दो, जितने भी ब्रेक्स बना सकते हो। पहला ब्रेक बनाया मैंने ओनली 2 का एक पार्ट हो गया, इसका एक सब पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बनाया मैंने 5, ये भी इसका एक पार्ट हो गया। तीसरा मैंने बनाया 7। और कोई बताओ? 2 5 भी बन सकता है, 5 7 भी बन सकता है, 7 2 भी बन सकता है। एक ये भी बन सकता है इसका पार्ट, तो नहीं होगा इसका पार्ट। इसी का टुकड़ा होना चाहिए, इसी में से निकला वो। 1 इसमें से थोड़ी निकलेगा, 1 है ही नहीं इसके पास। 2 7 और 2 7 7 2 तो एक ही बात होती है ना सेट में। मैट में MAT लिखो चाहे TM लिखो चाहे ATM लिखो। और लास्ट, इसी का सब पार्ट ये खुद भी कहलाता है इटसेल्फ। इसका ही पार्ट है ना भाई। 7 2 और 2 7 एक ही बात होगी ना सेट में। ये भी इसका पार्ट हुआ, मैंने सेट तो बना दिया है, तो इसी का हिस्सा सेट है इसमें। कितने बन गए? ये कहलाते हैं इसके सबसेट। दीज ऑल आर सबसेट। इसमें इटसेल्फ ये खुद भी आ गया। तो पहले आप इतना उतार लो, फिर मैं सबसेट के बारे में बता दूं। व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर? सर एक बार इक्विवेलेंट सेट फिर से शो कर दीजिए। ओके सौम्या, पहले आप इक्विवेलेंट करो, फिर मैं आपका आंसर देता हूं। कौन है स्टूडेंट? गोरांग। ये इक्विवेलेंट सेट शो ही करना है सौम्या, कि एक्सप्लेन भी करना है? तो जो बोरिंग वाली लड़ाई है वो खत्म होने वाली है अपनी, फिर इंटरेस्टिंग लड़ाई शुरू हो जाएगी। सर इक्वल सेट सबसेट भी होता है क्या? हाँ, इक्वल सेट सबसेट भी होता है, बस शो ही करना था। और आपने क्या पूछा था? सर व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का वेटेज है 5 to 6 मार्क्स एटलीस्ट। अगर फाउंडेशन वाले गेम खेलते हैं, गेम ऐसा खेलते हैं कि कभी भी किसी चैप्टर के वेटेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके और किसी दूसरे का वेटेज कम कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ी 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 मैथ्स की नॉलेज सब चैप्टरों की लो, पूरी नहीं ले पाते तो भाई आप लोगों को लगता है आज एक लेक्चर समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया, 5 दिन का लेक्चर था, 3 आ गए, 2 नहीं समझ में आए। अरे तो वीडियो आप ही के पास है, जब 3 समझ में आ जाए, जब रिवीजन हो टाइम हो, तो 2 भी सुन लेना दोबारा। मैं ऐसा तो मानता ही नहीं कि अपनी क्लास में ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, पहले दिन भी समझ में नहीं आ रहा, दूसरे दिन भी समझ में नहीं आ रहा, तीसरे दिन भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो मैं मानता ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप क्लास में सिंसियरली सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ऐसा होगा कि 40% 50% तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। नॉर्मल स्टूडेंट को आ जाएगी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा उसको 80% आ जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा उसको पूरा आ जाएगा। बस इतनी सी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, वरना मैथ्स और ज़्यादा अच्छी हो जाती, और ज़्यादा बहुत अच्छी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका सबसेट। अब आपको ये बनाने पड़े एग्जाम में, ये तो बेकार बात है ना। मैं बना सकता ना आप बना सकते, तो ये आएगा कैसे इस पे क्वेश्चन? इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है? तो अब आओ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है या इसकी डेफिनेशन क्या है। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है n। आपसे पूछा जाएगा अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। नहीं, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, 2 की पावर n। जरा पीछे वाले में पहले मैं लगाता हूँ। जरा मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट है। तो अपना फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर, और n की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 कितनी हो गई? क्या 8 ही है क्या अपना आंसर?
ये आएगा क्वेश्चन। आपको बनाने पड़े, पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन भी नहीं आने ऐसे कि बनाने पड़े। आपसे तो बस ये पूछा जाएगा कि अगर एक सेट है उसमें अगर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको सपोज एक सेट दे दे, जैसे बी दे दे, यहाँ दे दे ए बी सी एफ जी, और आपसे पूछे हाउ मैनी सबसेट हैव सेट बी। 32 की 64, कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार, जैसे ए लिख दिया, ए की वैल्यू लिख दी 2 5 9 7। आपसे पूछा जाए हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए, थोड़ा सा कितना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1। 4 ही तो है इसमें। 2 की पावर 4 कितना हुआ? 16 में से एक गया। अब एक कौन सा माइनस हुआ? अगर आप लोग अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो मैं बता दूं, वो नॉलेज बता दूं आपको। वो एक कौन सा माइनस किया, वो जो खुद था ना वो काउंट नहीं करते प्रॉपर सबसेट में, ये काउंट नहीं होगा इटसेल्फ। नल सेट हुआ तो मतलब, तो 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। हाँ भैया, आप लोग नोट करने वाले हो, एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ। सबसेट को इंपॉर्टेंस देना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसेट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी आज का जो मैंने लेक्चर दिया उसमें अभी तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। वो आपकी एक बेसिक नॉलेज थी, अगर वो नहीं बताता तो लेकिन आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आती। एम्प्टी सेट काउंट होता है, वो खुद काउंट नहीं होता। द सेट इटसेल्फ इज नॉट काउंटेबल। 16 होता है 2 की पावर 4। 16 - 1 15। फ्यूचर सी है तो क्या हुआ? असफलता से ही सफलता का राह खुलती है। एक असफल आदमी बता सकता है सफलता कैसे मिलेगी, ये काम मत करना इससे असफल हो जाएगा, तो मतलब बाकी बचे सारे काम से सफल होगा। इसलिए ऐसे मत सोचा करो। और यहाँ जितने बैठे हैं किसी ना किसी में कोई ना कोई टैलेंट अपने आप छुपा हुआ है। कोई पिक्चर के डायलॉग कैसे याद कर लेते हो, हॉल में जाती बाहर आती 10 डायलॉग ऐसे, ओ देख वो उसने ऐसे बोला था। तो आप लोग की कैचिंग पावर, आप लोग का माइंड तो है, लेकिन वो किस जगह पर लग रहा है वो अलग बात है। मोबाइल में देखते ही सारी चीजें कैसे याद हो जाती है? ऐसा क्या है इस मोबाइल में? ऐसे तो यहाँ पर भी लगे हैं आपके, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो। ऐसे तो यहाँ पर भी लग रहे हैं। अगर पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस होती तो यहाँ से तो 2 4 मोबाइल आ जाए, इतना पैसा लग रहा है। और इतना टाइम भी लग रहा है आप लोगों का आने जाने में और में। चलो खैर, मैं बात कर रहा था सबसेट की। मैं मेरे रास्ते से भटक गया थोड़ा सा, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अब क्या बोलना है। सोचने दो मुझे। सबसेट आपको बता दिया, ठीक है, ये बता दिया, वो बता दिया, अब आगे बता दूं सबसेट में आपको ध्यान क्या रखना है। जैसे सपोज एक सेट दे रखा है 1579, और यहां पर कुछ सेट और दे रखे हैं। मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा जाए इन पांचों में से, सॉरी इन चारों में से ए के सबसेट कौन कौन से हैं, तो क्या जवाब दोगे? ए के पास है 1579, 257,
बी सबसेट है क्या? में 5 7 है, इसके बाद भी 5 7 है, ये है 2 5 7, इसके पास 2 है, इसके पास है क्या 1 7 9, इसके पास है, इसके पास भी है 9, इसके पास है, इसके पास भी है। तो सबसेट का जो साइन बना हुआ है, जो साइन बना रखा है मैथ्स वालों ने, उन्होंने ये साइन बोला है। तो अपन क्या लिखते हैं, जैसे बी सबसेट है ए का, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको लिखने का, इतना बड़ा लिखने की बजाय क्या करते हैं मैथ्स में, तो शॉर्ट में वैसे ही बहुत कुछ चलता है, ये लाइन लिख दो। बी एक तरह से वो आपका ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट सी टाइप में, और ये नीचे लाइन, इसका मतलब यही है। ऊपर क्या लिख रखा है, ध्यान है आपको? इतना बड़ा लिखने की बजाय मैथ्स में क्या करते हैं, इस शॉर्ट में ये लाइन लिख देते हैं, इसका मतलब वही है जो ऊपर है। इसका मतलब यही है, बी इज सबसेट ऑफ ए। उसमें भी लिख दो, ये भी लिख दो आप। सी भी सी नहीं है, डी है क्या, तो डी इज सबसेट ऑफ ए, ये भी सही है। ई सबसेट है, ई इज सबसेट ऑफ ए। अरे भाई कुछ भी समझ लो आप, मैग्नेट वैग्नेट कुछ भी याद रखना है, मतलब आपको ये साइन है सबसेट का। यहां पर नोट लगाकर दो और स्टेटमेंट आपको लिखा दूं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या था, नल इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट के दो सबसेट तो होंगे, या तो वो खुद या वो एम्प्टी। तो फिर एक ही सबसेट होगा वो खुद। अगर वो सेट ही एम्प्टी है तो फिर उसका एक ही सबसेट होगा वो खुद। वापस बोलूं या दिख रही है लाइन? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। आप लोगों को पता है कि इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है भाई, है। इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। और आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसकी दो साइड। और राइट एंगल ट्रायंगल, आपको बताऊं हिंदी में बोलकर, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, मतलब ये पता है। ले लूं? है डाउट? है डाउट? आप चाहे पूछोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन आप देख रहे हो बस बहुत पढ़ा दिया। चलो ठीक है, एक लाइन लिखा दूं, फिर लॉक के डाउट ले लूंगा। हाँ, ये साइन तो पता ना काय का है? मैं तीसरी बार बना रहा हूँ बोर्ड पर आपके लिए साइन, और तीसरी बार पूछ रहा हूँ, तीनों बार आप लोगों ने डेली बना बताया, इसलिए मैंने फिर वापस पूरा वर्ड लिखा। जितने भी इक्विलेटर ट्रायंगल हैं वो सब सबसेट होंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल के। ये याद रख लेना स्टेटमेंट। सही है ना? देख लेता हूँ। हैं? गलत लिखे मैंने लाइन? चेक कर लेते हैं, आपके लिए मैं चेक करवाता हूँ।
ये ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। ये ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है। ये भी ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है। ये ऐसा ट्राइंगल है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है। अब आओ, सबसे पहले मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेट में कौन सा नाम आएगा? एक ही आएगा। अब मुझे बताओ आइसोस्केलस ट्राइंगल में कौन सा नाम आएगा? एक्स वाई जेड आएगा नहीं आएगा? ए बी सी आएगा नहीं आएगा? और एल एम एन आएगा नहीं आएगा? और पी क्यू आर? अब मुझे बताओ इस वाले सेट के पास जो एलिमेंट है क्या इसके पास है? और इसके पास जो है क्या इसके पास है? इसके पास जो है वो इसके पास। तो इसके पास जो सेट है वो इसके पास है, इसका मतलब ये वाला सेट इसका। तो मैंने यही तो लाइन लिखी है, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सबसेट ऑफ। तो आप लोग इतना दिमाग मत लगाओ, मेरे को लगवाना भी नहीं है, ये लाइन याद रख लेना बस, वो ज्यादा बढ़िया है। दिमाग लगवाओ ही मत, क्योंकि क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, आ जाता है तो आपके लिए लाइन याद रख लो, अपना काम चल जाएगा। अब बोलो लॉक के डाउट। आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। गोरांग, दो साइड इक्वल। अ ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स इक्वल। तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, कल इस सेट का इजी पार्ट कराऊंगा, मजेदार पार्ट कराऊंगा, टेस्टिंग पार्ट कराऊंगा, जितनी थ्योरी थी खत्म। ए माइनस बी, ए यूनियन बी पढ़ रखा है आपने, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा दिया क्या सेट? पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया, फिर वेन डायग्राम भी पढ़ोगे। प्रोबेबिलिटी खत्म, थ्योरेटिकल बचा है अब। प्रैक्टिकल है। बोलो प्रॉब्लम बोल भाई। 20। लो भाई 20 में लगाओ आप लोग अपना अपना दिमाग, क्वेश्चन है इजी। वेरी गुड, जिससे हो गया, मैंने आपके लिए पहले ही क्लैपिंग कर दी। बहुत बढ़िया। भाई ये ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ इसमें लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कितना होगा 5 की पावर 2? 25। ये फिलहाल एज इट इज। इसमें बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ज्यादा इजी मेथड बताओ, 4 को क्या लिख सकते हैं? और वो 2 आगे आकर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। वो ज्यादा इजी है, 1/2 गया, ये परेशान करता, तो कितना रह जाएगा यहाँ? अब इन दोनों का बेस सेम है, प्लस का साइन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? और फिर ये जो टर्म है इनका बेस सेम है, माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगी? तो ये दोनों तो होंगे मल्टीप्लाई, और ये होगा। तो जरा उठाओ कैलकुलेटर, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड दो। अब 100 को क्या लिख सकते हैं? ये 2 आगे आ जाएगा, हो गया सॉल्व। वेरी गुड, प्रॉपर्टी याद है तो हो गया। आपने कौन सा पूछा था? 83 ऑप्शन से कर लो, कल भी किसी ने पूछा था, मैंने बोला था ऑप्शन से हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कर लूंगे या मैं करके बताऊं? करके बताऊं, इतना खतरनाक है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले 83 बता दूं। log 2 बेस रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 2 बेस एक्स। फटाफट देखकर बताओ सही आंसर कौन सा है, टाइम नहीं बिगाड़ रहा। 16 रखो यहाँ। log 2 16 का रूट कितना होगा? ये ठीक है। अब इस 2 पर पावर कुछ नहीं है, तो 2 की पावर तो कितनी है?
4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, लॉग के रूल से ऊपर वाली पावर ऊपर से आगे, नीचे वाली नीचे से आगे, तो क्या बन जाएगा ये 1/2 log 2 बेस 2 का होल स्क्वायर। 1 मिनट है ना। 16 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर, अब लॉग के रूल से ऊपर वाली पावर ऊपर से आगे आकर और नीचे वाली 4 नीचे से आगे आकर, तो क्या बन जाएगा ये log 2 बेस 2 की वैल्यू, ये तो 1 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ, ये log 2 बेस 2 1 हो गया, इधर भी 1/4 आ गया, यहां पर स्क्वायर करना भूल गए, कोई बात नहीं, वेरी गुड। और बोलो आप कौन सा पूछ रहे थे, 86 21 बता दूंगा कृष्णा, वैसे 21 बेकार है, इंडाइसिस का कंसेप्ट लगेगा, बता दूंगा 21 लेकिन किसी समय। तो पब्लिक डिमांड 86, ठीक है, बहुत बेकार सही क्वेश्चन है एक तरह से, लेकिन ठीक है जो भी है। अब प्रॉब्लम ये है यहां से वैल्यू किसकी निकालूं यहां रखने के लिए, नहीं निकाल सकते ना, किसी भी तरह वैल्यू नहीं निकाल रहे, उससे नहीं, उसके बाद क्या करूं, कहां से निकाला आपने मेथड, वाह वेरी गुड, इतना सोचने लग गया आप, बहुत बड़ी बात है। कुछ भी हो, 2 कदम भी आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ तो मंजिल की तरफ ही रहे हो। तो भाई x प्लस वाई की वैल्यू यहां से मिल नहीं रही, कुछ भी तरीके से नहीं मिल रही, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो नहीं मिल रही, तो जब x प्लस वाई की वैल्यू नहीं मिले तो x प्लस वाई के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, लेकिन 2xy नहीं है, तो मेरे को मेरे घर से लाना पड़ेगा, मेरे घर से लाऊंगा तो एक तरफ तो लाऊंगा नहीं, दोनों तरफ लाऊंगा, यानी दोनों तरफ मुझे 2xy क्या करना है, अब ये क्या बन गया x प्लस वाई का, और ये क्या बन गया 7 2xy प्लस 2xy कितना हो गया, तो बताओ यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 3, बस ये रख दो x प्लस वाई की जगह, और ऑप्शन देखो आपको कौन से ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, जो ऑप्शन समझ में आ जाएंगे वही आंसर सही है, समझने आपको हैं, अगर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहे तो मैं समझाऊं। x प्लस वाई की जगह कितना रखा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, समझ में आ गया क्या, तो ये यहाँ पर ये है, ये यहाँ है ट्रिकी स्टेप, ये दिमाग काम नहीं करता, बहुत बढ़िया अगर कर जाए तो, दोनों साइड 2 ऐड करने वाला स्टेप, बस 55 हो गए। सेवेंटी 70 में जो फर्स्ट टर्म है 1/log n/2 दिख रही है क्या, फटाफट देखो, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, सेकंड वाली टर्म को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगी, फिर नेक्स्ट वाली टर्म को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो, लास्ट वाली टर्म को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो एम है ना, एम, क्या इन सबका बेस सेम है, प्लस का साइन है, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आएगा 2 × 3 × 4, कहां तक, अगर 2 3 4 को मैं 10 तक मल्टीप्लाई करूं तो क्या वो फैक्टोरियल 10 होता था क्या, याद करो फैक्टोरियल 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, अगर 2 × 3 × 4 अगर मैं 20 तक मल्टीप्लाई करूं तो फैक्टोरियल 20 होता था क्या, अगर मैं 2 3 4 को m तक मल्टीप्लाई करूं तो ये फैक्टोरियल m होगा क्या, और फैक्टोरियल m की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या, कितनी है फैक्टोरियल m की वैल्यू, तो जब फैक्टोरियल m की जगह जब मैं n लिख दूंगा तो log n बेस n की वैल्यू, अब आपका 21 रह गया कृष्णा, मैं बताऊंगा आपको 21 इंडाइस